हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जुलाई महीने के तीसरे वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 135वें स्थान पे। तो ये है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, जिसे जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ये इसका 16वां संस्करण है और इसमें भारत 146 देशों में से 135वें स्थान पर रहा है। अच्छा, इसमें टॉप पे कौन रहा? टॉप पे आइसलैंड है, सेकंड पे फिनलैंड है, तीसरे पे नॉर्वे है और सबसे आखिरी यानी कि 146 नंबर पे अफगानिस्तान है। भारत 135वें स्थान पर है। अच्छा, जेंडर गैप की बात हो रही है तो बताओ, अभी किस देश की क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला और पुरुषों को समान सैलरी देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में टाइम पत्रिका ने किस भारतीय शहर को 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया? तो आंसर होगा अहमदाबाद। तो अभी अहमदाबाद शहर और केरल राज्य को टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में शामिल किया। इन दोनों ने टाइम की वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 की सूची में जगह बनाई है। तो टाइम ये अमेरिका की मशहूर पत्रिका है, एक मैगजीन है, जिसने केरल को इको टूरिज्म हॉटस्पॉट नाम दिया है। इसे गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है और अहमदाबाद को हायर लर्निंग के रूप में वर्णित किया गया। आप जानते हो ये भारत का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शहर भी है। और दूसरा कौन सा है वैसे? चलो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि दूसरा भारत का दूसरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शहर कौन सा है। अच्छा, साइलेंट वैली ये आपको कहाँ मिलेगा? केरल में। और सिलिकॉन वैली ये हम कहते हैं बंगलुरु को। चलो बताओ अहमदाबाद जो है ये किस झील के पास स्थित है? कांकरिया झील के पास। वैसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये आपको मिलेगा केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में। और अभी इसके नए हेड कौन बने थे? उन्नी कृष्णन नैयर। नैयर से एक नाम आपको जरूर याद आएगा, परमेश्वरन अय्यर। अब चलाओ दिमाग के टायर और बताओ ये अभी परमेश्वरन अय्यर ये क्या बने थे? हम बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, जुलाई 2022 में जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो आंसर होगा IISc बंगलुरु। तो अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने नई दिल्ली में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की NIRF रैंकिंग 2022 को जारी किया है, जिसके अनुसार IISc बंगलुरु को बेस्ट यूनिवर्सिटी बताया गया। और अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बात करेंगे तो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज बताया गया IIT मद्रास को। और याद रखना, ओवरऑल कैटेगरी में बात करोगे तब भी IIT मद्रास टॉप पर है। अगर बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में बात करोगे तो IIM अहमदाबाद टॉप पर है। बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में बात करोगे तो एम्स दिल्ली टॉप पर है। और बेस्ट कॉलेज में मिरांडा हाउस दिल्ली ये टॉप पर है। बेस्ट फार्मेसी इंस्टीट्यूट में जामिया हमदर्द ये नई दिल्ली में है, ये टॉप पर है। तो ये इस तरह से अलग अलग कैटेगरी वाइज जो भी टॉप पर है मैंने आपको बता दिया। चलो बताओ, परम गंगा सुपर कंप्यूटर इसे किस IIT में स्थापित किया गया? IIT रुड़की में। और इसी तरह से परम शक्ति को IIT खड़गपुर में और परम अनंत को IIT गांधीनगर में स्थापित किया गया। चलो बताओ, 5G टेस्ट बेड का काम किसके नेतृत्व में चल रहा है? IIT मद्रास आंसर होगा इसका। और टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पे है? IISc बंगलुरु। तो ये अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, जुलाई 2022 में जारी प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे शहरों के रैंकिंग में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा मैक्सिको। तो एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों के लिए मैक्सिको सबसे अच्छा शहर है, जबकि इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर है। जबकि हाई अफोर्डेबिलिटी स्कोर के साथ भारत इस लिस्ट में 52 देशों में से 36वें स्थान पर है। और सबसे लास्ट यानी कि 52 नंबर पे कौन है? कुवैत। तो प्रवासियों के बसने के लिए सबसे खराब देश है कुवैत। चलो, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं ये आप बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकूल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला? तो आंसर होगा चेन्नई में। तो अभी स्पेस टेक स्टार्टअप है अग्निकूल कॉस्मोस,
जिसने चेन्नई में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने वाले भारत के पहले कारखाने का उद्घाटन किया। इस सुविधा का नाम रॉकेट फैक्ट्री 1 रखा गया है और इसका अनावरण टाटा सन्स के जो अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन और इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ उन्होंने किया। तो ये इकाई 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। देखो, अग्निकूल से आपको एक नाम याद आ रहा होगा, अग्निपथ योजना। भारतीय सेना में अब युवाओं को भर्ती के लिए इस योजना का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब उसके लिए ये योजना लाई गई है और इसमें जिन छात्रों का चयन होगा उन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया था। कहाँ पे? अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। इन स्पेस का मतलब हो गया इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन। ये नाम याद रखना। वैसे स्टार्टअप से एक डे आपको याद आना चाहिए क्योंकि पहली बार मनाया नेशनल स्टार्टअप डे। कब? 16 जनवरी को। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो याद रखना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्री प्राइमरी लेवल पर, मतलब जैसे आंगनबाड़ी या बाल वाटिकाओं, यहाँ पर लागू करने वाला ये पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। पर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना था कर्नाटक, आंसर होगा, और दूसरा बना था मध्य प्रदेश। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्री प्राइमरी लेवल पे लागू करने वाला पहला राज्य, तो फिर आंसर होगा उत्तराखंड। आप जानते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये 2020 में आई थी और इसमें 10+2 वाले बोर्ड सिस्टम को खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह नया सिस्टम कौन सा अपनाया गया? 5+3+3+4 वाले सिस्टम को, जिसमें 5वीं तक प्री स्कूल, 6ठी से लेके 8वीं तक मिड स्कूल, 8वीं से लेके 11वीं तक हाई स्कूल और 12वीं से आगे ग्रेजुएशन होगा। चलो आप बता दो, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है किस समिति की सिफारिश पे इसको लागू किया गया? बड़ा सिंपल प्रश्न है, कई बार हम डेली करंट अफेयर्स में इसको पढ़ चुके हैं। अब आप बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, भारत का पहला क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन ये किसके द्वारा विकसित किया गया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये जो वायरस है इससे कौन सा रोग होता है? तो सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय का कैंसर होता है और ये इंडिया में महिलाओं में जानलेवा दूसरी सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी है। तो अभी पहली स्वदेशी सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है इसको DCGI ने मंजूरी दे दी है। DCGI की फुल फॉर्म होती है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और इसे भारत में कौन बनाएगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से बनाएगा। इस वैक्सीन का नाम याद रखना, क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। चलो आप मुझे बताओ, विश्व की पहली वैक्सीन की खोज किसने की थी? और ये वैक्सीन थी चेचक की। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। वैसे मिशन इंद्रधनुष याद रखना, इसका उद्देश्य टीकाकरण करना है, जिसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। अच्छा, कोविशील्ड तो याद है ना, इसे किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने, यह हैदराबाद की कंपनी है। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दे जाओ, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? हम बढ़ेंगे आगे। चलो बताओ, अभी जुलाई 2022 में किस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीर जारी की? तो अभी दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप, जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसने ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीर जारी की है। यह अभी तक की सबसे हाई रिवोल्यूशन वाली तस्वीर है। चलो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछूंगा कि देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप अभी कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। और आपको याद होगा, अभी चाइना ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। इस परियोजना का नाम दिया है क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे। आप जानते हो, जो नासा है ये 2025 में लॉन्च किए जाने वाले अपने अगले पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में W1 यानी कि वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप रखने की इसने घोषणा की है। और चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल एपर्चर टेलीस्कोप बनाया था, जिसका डायमीटर है 500 मीटर का। इसको नाम दिया था तियान आन, जिसका मतलब होता है स्वर्ग की आंख। याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी किसने दुनिया का सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM यानी कि डायनेमिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप को डेवलप किया? तो आंसर होगा सैमसंग। तो सैमसंग, याद रखना, ये साउथ कोरिया की कंपनी है और अभी इसने
दुनिया की सबसे तेज और बेहतर बिजली दक्षता के साथ एक नई ग्राफिक्स डायनेमिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप को बनाया है। ये दुनिया की अब तक की सबसे तेज ग्राफिक्स वाली डी रैम चिप है। ये 1.1 टेराबाइट प्रति सेकंड की दर से ग्राफिक्स इमेज को प्रोसेस कर सकती है। मतलब ऐसे समझो ये एक सेकंड में 275 HD फिल्मों को प्रोसेस करने के बराबर है। सैमसंग, जैसा कि आपको बताया, साउथ कोरिया की कंपनी है। हेडक्वार्टर इसका साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में है। संस्थापक इसके ली ब्यूंग चुलू हैं और इसके CEO किम की नाम है। बढ़ते हैं आगे। बताओ अभी जुलाई 2022 में किस शहर को SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो आंसर होगा वाराणसी। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। तो याद रखना, जो वाराणसी है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनेगा। मतलब उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र का पहला शहर होगा जिसे SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया जाएगा 2022-23 के लिए। अब मैंने 2022-23 क्यों बोला? तो हर साल इसके सदस्य देशों में बारी बारी से सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का खिताब दिया जाएगा, जैसे अभी 2022-23 में भारत के वाराणसी को दिया गया। उद्देश्य क्या है ऐसा करने का? सदस्य देशों के लोगों के बीच संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देना। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके 8 सदस्य देश हुआ करते थे अभी तक। कौन कौन से? चाइना, भारत, रशिया, पाकिस्तान और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अभी इसका नवा मेंबर कौन सा बना? ईरान बन गया। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। स्थापना होती है सन 2001 में। 2022 में इसकी अध्यक्षता उज्बेकिस्तान के पास में है। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं झांग मिंग। वाराणसी से 2 प्रश्न आपको बताऊंगा करंट अफेयर्स के, ध्यान से सुनना। एक तो वाराणसी ये सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन गया और प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का भी उद्घाटन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। बढ़ते हैं। चलो बताओ अभी हाल ही में IT पोर्टल के साथ एकीकृत यानी कि इंटीग्रेट होने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने आयकर विभाग के नए E-फाइलिंग पोर्टल के साथ तकनीकी एकीकरण को पूरा कर लिया और इसके बाद ये इस पोर्टल के साथ पूरी तरह से एकीकृत इंटीग्रेट होने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन गया। तो अब इसके जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, वो कोटक नेट बैंकिंग का उपयोग करके या किसी शाखा में जाकर पोर्टल पर E-पे टैक्स टैब के जरिए अपने डायरेक्ट टैक्सेस का भुगतान कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक स्थापना होती है 2003 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है। CMD है उदय कोटक और इसकी टैगलाइन होती है लेट्स मेक मनी सिंपल। आप जानते हो अभी RBL बैंक के MD CEO कौन बने थे? R सुब्रमण्य कुमार। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO कौन बने? पारितोष त्रिपाठी। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अभी पहली महिला MD CEO बनी थी A मणिमेखलाई। ये भी नाम याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य में सामने आया? तो आंसर होगा केरल। तो अभी भारत में मंकी पॉक्स संक्रमण का पहला मामला केरल के कोल्लम शहर में देखा गया। एक्चुअली में यूनाइटेड अरब अमीरात से केरल लौटे एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण देखे गए और WHO के अनुसार मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोसिस है, मतलब जानवरों से मनुष्य में प्रसारित होने वाला एक वायरस है। इसमें चेचक के समान लक्षण होते हैं पर ये इतना ज्यादा गंभीर नहीं होता चेचक के कंपेयर में। चलो बताओ भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा केरल में ही। और अगर पूछे किस खाड़ी देश में सबसे पहले मंकी पॉक्स का मामला देखा गया था? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में ही। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ जुलाई 2022 में किस पूर्व भारतीय कप्तान को ब्रिटिश संसद के द्वारा सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सौरव गांगुली को। तो भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, जिनको ब्रिटिश संसद के द्वारा सम्मानित किया गया। अभी उन्हें 13 जुलाई को सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 13 जुलाई 2002 में नेट वेस्ट की अंतिम जीत में भारत का नेतृत्व किया था और अब ठीक 20 साल के बाद उसी दिन उसी शहर में उन्हें सम्मानित किया गया। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ अभी किसे सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शिंजो अबे। याद रखना जापान का सर्वोच्च सम्मान है ये सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम
और अभी जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, जिनकी अभी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, तो मरणोपरांत उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। वे जापान के अब तक सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। 2022 में भारत ने उनको नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया था और 2021 में पद्म विभूषण से। आप जानते हो क्वाड की जो अभी चौथी बैठक थी 2022 में, ये कहाँ पे हुई? टोक्यो जापान में। और अगले साल 5वीं बैठक कहाँ पे होगी? ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, पाकिस्तान का एक सम्मान आपने पढ़ा होगा, हिलाल पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। इसने भी किसको दिया था ये हिलाल पाकिस्तान? तो आंसर होगा बिल गेट्स को। और फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है जिसे कहते हैं लिजन द ऑनर अवार्ड, ये लता मंगेशकर जी को मिल चुका है। वैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान भी इनको मिल चुका है सन 2001 में ही, तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में दिया मिर्जा और किसे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अफरोज शाह को। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत, गुडविल एम्बेसडर हैं दिया मिर्जा, और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं अफरोज शाह। इनको सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। किसने दिया ये सम्मान? तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने इन दोनों को पर्यावरणीय स्थिरता में उनके कामों के लिए, उनकी उपलब्धियों के लिए ये सम्मान दिया गया। आपको बताएं, भारतीय गणितज्ञ हैं नीना गुप्ता, इनको अभी रामानुजम पुरस्कार 2021 मिला था। बबीता सिंह का नाम सुना है आपने, ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में इनको चुना गया। और आरिफा जोहरी की बात करें, जो कि महाराष्ट्र की पत्रकार है, अभी चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 मिला था इनको। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताओ, अभी 2022 लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में किन भारतीय फिल्म निर्माताओं को आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अपर्णा सेन और नंदिता दास को। तो अभी फिल्म निर्माता अपर्णा सेन और नंदिता दास, इनको भारतीय और वैश्विक सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2022 लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल है 4 शहरों में, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और लीड्स में आयोजित किया गया। इतना सा ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, जुलाई 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 18वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर होगा यूएस। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये भी 15 जुलाई को शुरू हुआ, कहाँ पे? अमेरिका में। और 2022 में ये इसका 18वां संस्करण है। और याद रखना, अमेरिका पहली बार इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। अच्छा, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ये कब मनाते हैं? 7 मई को। अब यहां से 2 प्रश्न और सुनना। वैसे तो मैं इसको आगे बताऊंगा, आपको अलग से प्रश्न है, लेकिन चलो पहले मैं आप ही से पूछता हूं। 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया जाएगा और 2025 में कहां पे किया जाएगा? बाकी यहां तो मैं आपको ये बता देता हूं कि 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। और 2022 वाले फीफा वर्ल्ड कप आप जानते ही हो, कतर दोहा में होंगे। और 2024 में जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होगा वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। ये आप ध्यान रखो। बढ़ते आगे। तो बताइए, अभी हाल ही में किसने सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा पीवी सिंधु ने। तो अभी भारतीय शटलर हैं पीवी सिंधु, इन्होंने सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज का खिताब जीत लिया है। किसे हराया? चाइना की वांग झी यी को हराया। और पीवी सिंधु ने पहली बार सिंगापुर ओपन का खिताब जीता है। और आपको याद होगा, इसी साल उन्होंने सैयद मोदी और स्विस ओपन का खिताब भी जीता था। और अब वे सिंगापुर ओपन जीतने वाली अब तक की तीसरी भारतीय खिलाड़ी और दूसरी भारतीय महिला बन गई है, क्योंकि 2010 में साइना नेहवाल ने जीता था, 2017 में साई प्रणीत ने जीता था और अभी 2022 में पीवी सिंधु ने। तो देख लो, तीसरी तो भारतीय और दूसरी भारतीय महिलाएं ये। इससे पहले 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे, इसमें इन्होंने सिल्वर जीता था। अभी 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज जीता। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिल चुका है 2016 में ही। पद्मश्री इनको 2015 में मिल गया, अभी 2020 में पद्म भूषण भी मिल गया और 2013 में अर्जुन अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जापान के टोक्यो को 2025 के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। जबकि आप जानते हो 2023 का संस्करण कहां पे होगा? बुडापेस्ट में होगा। मतलब ये हर 2 साल में होता है।
अभी 2021 में होना था लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया। जो अभी अमेरिका में हो रहा है वो 2021 वाला ही एडिशन है। अमेरिका में कहाँ? अमेरिका के ओरेगन में, अभी 2022 में जो चल रहा है। तो याद रखना 2025 वाला टोक्यो जापान में, 2023 वाला बुडापेस्ट में और 2021 वाला भी 2022 में हो रहा है। कहाँ पे? अमेरिका में। चलो बताओ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 7 मई को। याद रखना ये। बढ़ते आगे। अब बताइए जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आंसर होगा मुरली श्रीशंकर। तो लॉन्ग जंपर है मुरली श्रीशंकर और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। वे फाइनल में 7वें स्थान पर रहे। और अभी ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे चल रही है? अमेरिका में, अमेरिका के ओरेगन में। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हमने पढ़ा अभी कि 2025 वाली कहाँ पे होगी? टोक्यो जापान में। 2023 वाली कहाँ पे होगी? बुडापेस्ट में होगी। वैसे मैं आपको बता दूं अंजू बॉबी जॉर्ज ये विश्व चैंपियनशिप लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय थी और पेरिस में 2030 के संस्करण में ब्रोंज जीतने वाली पहली भारतीय भी थी। और देखो मुरली श्रीशंकर से एक और आपको करंट अफेयर्स का पॉइंट बता दूं, अभी इसी साल की बात है, इन्होंने 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीट में गोल्ड जीता था जो कि हुआ था मिस्र में। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी T20 इंटरनेशनल में शतक जड़ने वाले यानी कि शतक लगाने वाले इकलौते बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन है जिन्होंने अभी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो आंसर होगा तमीम इकबाल। तो T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले इकलौते बांग्लादेशी बल्लेबाज हैं ये तमीम इकबाल, जिन्होंने अभी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो इनका नाम याद रखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरराष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने? रोहित शर्मा। लगातार 13 T20 मैच जीते। IPL इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले अभी पहले खिलाड़ी कौन बने थे? रविचंद्रन अश्विन। चलो बताओ अभी भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन बने? तो आंसर होगा मुस्ताफिजुर रहमान। और भारत बांग्लादेश ये मैत्री दिवस कब मनाएंगे? 6 दिसंबर को। वैसे मित्र सेतु ब्रिज ये किन दो देशों के बीच में है? याद रखना भारत और बांग्लादेश। चलो बताओ अभी एक बांग्लादेशी पेसर है, पेसर मतलब तेज गेंदबाज, जिन्हें अभी डोपिंग अपराध के लिए 10 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो उनका नाम है शोहिदुल इस्लाम। याद रखना नाम। बढ़ते आगे। चलो बताओ जुलाई 2022 में UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने चेहरा प्रमाणीकरण यानी कि ऑथेंटिकेशन करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा फेस आरडी को। तो अभी UIDAI ने चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए आधार फेस आरडी नाम से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसके जरिए आधार धारक की वास्तविक पहचान को मान्य किया जाता है और UIDAI के डेटाबेस में दर्ज किया जाता है, जिसे आधार नामांकन के समय कैप्चर किया गया था। आप जानते हो UIDAI ये केंद्र सरकार के अधीन एक एजेंसी है जो देश के निवासियों के बारे में जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी कलेक्ट करने के लिए अनिवार्य है। UIDAI की स्थापना होती है 2009 में। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? नंदन नीलेकणी। वर्तमान में कौन है? जे सत्यनारायण। और CEO सौरभ गर्ग है। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी किसने नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। तो खादी संस्थानों को डिजाइन से संबंधित जानकारी पहुंचाने के लिए ये नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि खादी के लिए उपयुक्त डिजाइन बनाना। किसने किया? खादी उत्कृष्टता केंद्र ने। और इसे कहां पे बनाया गया था? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? KVIC के द्वारा, खादी व ग्रामोद्योग आयोग। आपको याद है वैसे हमारी CBSE के अध्यक्ष अभी बनी है निधि छिब्बर नाम है। NCERT के अध्यक्ष भी नए हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। और JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है शांति श्री थुलीपुड़ी पंडित। और UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके अभी प्रमुख बने थे जगदीश कुमार। और KVIC के अभी तक चेयरमैन थे विनय कुमार सक्सेना, जो अभी दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल बन गए हैं। अच्छा वैसे अभी KVIC के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। आगे वैसे हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट्स में ये प्रश्न, लेकिन डेली करंट अफेयर्स में तो हम पढ़ चुके हैं।
तो आप लोग बताइए कौन बने हैं। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, जुलाई 2022 में किस राज्य सरकार ने स्वयं का पुलिस एप्लीकेशन और ई एफआईआर सेवा शुरू की? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने उत्तराखंड पुलिस एप्लीकेशन और ई एफआईआर सेवा को शुरू किया है। इस पुलिस एप्लीकेशन पर राज्य पुलिस की 5 अलग अलग ऑनलाइन सेवाएं एक साथ आपको मिलेगी। इस एप्लीकेशन से इमरजेंसी नंबर 112 और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को भी जोड़ा गया है। ये भी ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो अभी त्रिपुरा सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके बच्चों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नाम से एक नई योजना शुरू की है। तो ये जो योजना है, ये विद्यालय चलो अभियान का एक हिस्सा है। एक्चुअली में महामारी के समय 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु के लगभग 9,000 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया था। तो उनको वापस लाने के लिए है ये योजना। होगा क्या इसमें कॉलेज के 3rd ईयर के छात्रों को सभी कक्षाओं में ड्रॉप आउट का पता लगाने के लिए सर्वे करने में शामिल किया जाएगा। और अगर आप एक ड्रॉप आउट हुए बच्चे को वापस से स्कूल में लेकर के आते हो, उसका रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो 500 रुपये मिलेंगे। इसमें आंगनबाड़ी शिक्षक स्वयं सेवकों को भी सहायता के लिए जोड़ा जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो आप तो मेरे। स्कूल चलो अभियान आप सब जानते हो, उत्तर प्रदेश ने इसको शुरू किया था। मैं पूछना चाह रहा हूं किस जिले से इसको शुरू किया था, ये बताओ आप तो। हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी किस राज्य सरकार ने आपातकालीन पेंशन योजना को बहाल किया, यानी कि फिर से शुरू किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी एकनाथ शिंदे वाली महाराष्ट्र सरकार ने आपातकालीन पेंशन योजना को शुरू किया, जिसे 2020 में उद्धव ठाकरे वाली सरकार ने समाप्त कर दिया था। ये जो योजना है, ये उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए थी जो 1975 यानी कि 1975 में लगाए आपातकाल के दौरान जेल में बंद किए गए थे। एक्चुअली में इस योजना को 2018 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने शुरू किया था। आपको याद होगा, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रही थी इंदिरा गांधी, उन्होंने जून 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी थी, आपातकाल लगा दिया था। और इसका विरोध करने पर कई कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया था। तो इन कार्यकर्ताओं को 1975 से 1977 के बीच जेल में रहने की अवधि के हिसाब से 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की पेंशन दी जाती है। तो सिंपल सा याद रखना, आपातकालीन पेंशन योजना किसने फिर से शुरू की? महाराष्ट्र। नए मुख्यमंत्री ये हैं एकनाथ शिंदे। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी किसे भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया? मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान को। तो बांग्लादेश सरकार ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया है। ये किनका स्थान लेंगे? मोहम्मद इमरान का स्थान लेंगे। आप जानते हो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने? पारितोष त्रिपाठी। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। अब इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने मोहम्मद जलूद। ये भी नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी भूटान में भारत के अगले राजदूत कौन बने, एम्बेसडर? तो आंसर होगा सुधाकर दलेला। तो अभी सुधाकर दलेला ये भूटान में भारत के नए एम्बेसडर बने हैं। किनका स्थान लेंगे? रुचिरा कंबोज का। आप जानते हो रुचिरा कंबोज ये भी संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि बनी है टीएस तिरुमूर्ति की जगह। बाकी अभी भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन बने थे? मुस्तफिजुर रहमान। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने पारितोष त्रिपाठी। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बन गई है? तो आंसर होगा जानवी डांगेती। तो 19 साल की हैं जानवी डांगेती, जिन्होंने दक्षिण पोलैंड के क्राको में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली ये सबसे कम उम्र की बनकर के इन्होंने इतिहास रच दिया। आप जानते हो महाराष्ट्र के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बने? राहुल नॉर्वेकर। अभी उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा स्पीकर कौन बनी थी? रितु खंडूरी। ये एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी सीईओ कौन बनी? ए मणिमेखलाई। ये भी नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे द मैकमोहन लाइन इस बुक को किसने लिखा? जे सिंह ने।
तो हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, अभी उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया। इसका नाम है द मैकमोहन लाइन, अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। किसने लिखा? तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह ने इसको लिखा है। आप जानते हो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच की बॉर्डर लाइन को कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? फिर रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो ये भी याद रखना। अभी जो गौतम अडानी है, जो बिजनेसमैन है, जो उद्योगपति हैं, उनकी जीवनी अभी किसने लिखी है? उनकी बायोग्राफी किसने लिखी है? ये आप लोग बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी गुजरात और राजस्थान में कनेक्टिविटी प्रदान करने और गतिशीलता में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किस रेल लाइन को मंजूरी दी गई? तो आंसर होगा तरंगा हिल, अंबाजी और आबू रोड रेलवे लाइन को। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कनेक्टिविटी प्रदान करने और गतिशीलता में सुधार के लिए गुजरात और राजस्थान में तिरंगा हिल, अंबाजी, आबू रोड रेलवे लाइन को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में लागत कितनी आने वाली है? 2798 करोड़ रुपए से ज्यादा, और इसे 2026-27 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस नई रेलवे लाइन की लंबाई कितनी होगी? 16.65 किलोमीटर। ये ध्यान रखना आप। वैसे हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई, और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ क्या नाम है? विनय कुमार त्रिपाठी। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो अब नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट को गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा, और इसे अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। अच्छा, ये है कहाँ पे? गुजरात के वडोदरा में। तो इसका नाम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के नाम पर रखा गया है। ये जो प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, इसे 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। ये 100 लाख करोड़ रुपए की योजना है। इसका मकसद है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में रिफॉर्म करना। वैसे आपको याद होगा बजट 2022-23 में जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा था कि इस बजट के 4 स्तंभ हैं, 4 पिल्लर हैं। पहला स्तंभ प्रधानमंत्री गति शक्ति है, और इसके 7 इंजन हैं जो किससे संबंधित हैं? परिवहन से, ट्रांसपोर्ट से। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, मुझे बताओ, पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहां पे शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। अगर आपसे मैं पूछूं, रक्षा विश्वविद्यालय ये कहां पे शुरू हुआ? गुजरात में। वैसे राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय कहां पर है? लोथल, गुजरात में। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस राज्य के एक व्यक्ति में EMM नकारात्मक आवृत्ति वाला AB+ ब्लड ग्रुप वाला एक अनोखा ब्लड ग्रुप मिला है? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात में एक व्यक्ति है जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी, उसमें एक अनोखा ब्लड ग्रुप मिला है। ये देश में पहला और दुनिया में 10वां ऐसा मामला है। शोधकर्ताओं को इस कॉन्क्लूजन, इस निष्कर्ष तक पहुंचने में 1 साल लग गया था कि ये ब्लड ग्रुप EMM नेगेटिव फ्रिक्वेंसी वाला AB+ ब्लड ग्रुप था। आप जानते हो मानव शरीर में पाए जाने वाले सामान्य ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं? O, A, B और AB। चलो बताओ, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप। तो आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर ने। और वैसे यूनिवर्सल डोनर अगर आपसे पूछे तो वो है O ग्रुप। यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछे तो AB ग्रुप है। और वैसे ब्लड का pH मान कितना होता है? 7.35 से लेके 7.45 तक। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 जुलाई को। तो आप जानते हो हर साल 15 जुलाई को ये वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर के युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करना ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें। थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। और वैसे वर्ल्ड यूथ डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 12 अगस्त को। और नेशनल यूथ डे ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा बताओ, किस यूनियन टेरिटरी ने निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की? तो आंसर होगा दिल्ली सरकार ने। यह भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी कौन सा देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुआ? तो आंसर होगा यूक्रेन। तो अभी यूक्रेन जो है ये नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम यानी कि MPI मल्टीलैटरल इंटरऑपरेबिलिटी प्रोग्राम में शामिल हो गया है। इसका उद्देश्य क्या है? किसी देश को रक्षा संबंधित विशेष ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है इसमें, यानी कि वे देश अपनी डिफेंस को मजबूत कर सके, उसके लिए यह कार्यक्रम है। तो अभी यूक्रेन इसमें शामिल हो गया ताकि यूक्रेन अपना डिफेंस
मजबूत कर सके। अच्छा, आपको पता है यूक्रेन के पास दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान था, उसका नाम जानते हो? लेकिन रशिया ने जब उस पर हमला किया था तो उसको तबाह कर दिया। लेकिन नाम तो फिर भी पता होना चाहिए, एंटोनोव 225, जिसे प्यार से मारिया कहा जाता था। मार ही डाला उसको। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट यूक्रेन के कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। कैपिटल है कीव और करेंसी है यूक्रेन रिवेनिया। वैसे चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट वैसे तो अब ये बंद है, लेकिन है कहां पर? यूक्रेन में। अभी यूक्रेन के पहले प्रेसिडेंट का निधन हो गया, उनका नाम है लियोनिद क्राउचुक। और भारतीयों को वापस यूक्रेन से भारत में लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया था, कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा। उसी तरह से अफगानिस्तान से वापस लाने के लिए दिव्य शक्ति चलाया था। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, किस देश ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब का निवेश करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। आपको याद है हम लोगों ने पढ़ा था, एक नया ग्रुप बना था I2U2। इसमें 4 देश हैं, इजराइल, इंडिया, यूएस और यूनाइटेड अरब अमीरात। और इनकी अभी पहली बैठक आयोजित हुई जुलाई में, जो कि पूरी तरह से वर्चुअल थी, यानी कि ऑनलाइन हुई थी। और अभी उसी बैठक में यूनाइटेड अरब अमीरात ने भारत में कई फूड पार्क्स विकसित करने में मदद करने के लिए $2 अरब का निवेश करने का ऐलान किया। इससे फसल की पैदावार को अधिकतम करने में मदद मिलेगी और बदले में दक्षिण एशिया और खाड़ी देशों में खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद मिलेगी। आपको वैसे बता दूं, ये जो I2U2 समूह है, ये 18 अक्टूबर 2021 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य है 6 क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को बढ़ावा देना। वो 6 सेक्टर कौन से हैं? जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। देखो, सभी लीडर के नाम हम जान लेते हैं जो भी इसके मेंबर है। जैसे कि इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लैपिड, ये नए बने। यूनाइटेड अरब अमीरात के नए हैं प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान। यूएस के प्रेसिडेंट आप जानते ही हो, जो बाइडेन, और भारत की बताने की जरूरत ही नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलो बताओ, जुलाई 2022 में किसने कोलकाता में चौथा P-17 स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इन्होंने अभी 15 जुलाई 2022 को कोलकाता में चौथा P-17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी को लॉन्च किया। P-17 प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। आपने कहा ये चौथा है, तो पहले जो 2 थे P-17A जहाज, उनको 2019-2020 में लॉन्च किया गया था, जबकि तीसरे वाले जहाज को मई 2022 में अभी लॉन्च किया गया और अब ये चौथा है। आपको याद होगा, अभी भारतीय सेना की जो डेजर्ट कोर है, उसने राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया था। और अभी सेना में भर्ती के लिए कौन सी योजना आई है? अग्निपथ योजना। और इसमें जिन छात्रों का चयन होगा उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। बढ़ते आगे। चलो बताओ, जुलाई 2022 में उपभोक्ता कार्यों के विभाग ने उपभोक्ता अधिकारों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा शुभंकर, कौन सा मैस्कॉट लॉन्च किया? तो आंसर होगा जागृति। तो अभी उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को, यानी कि कंज्यूमर्स को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर जागृति को लॉन्च किया है। जागृति को एक सशक्त उपभोक्ता के रूप में पेश किया जाएगा, जो उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाएगी और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करेगी। अच्छा, जागरूकता अभियान की टैगलाइन क्या है? जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। और इसमें एक टोल फ्री नंबर भी दिया है, 1915। चलो आप मुझे बताओ, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना, 15 मार्च को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे, 24 दिसंबर को। देखो, मैस्कॉट की बात है, आपको पता है टोक्यो ओलंपिक हुए थे, उसका मैस्कॉट था मिर्राई तोबा, और उसके पैरालंपिक का था सोमाइती। बीजिंग ओलंपिक हुए थे, उसका मैस्कॉट क्या था? उसका शुभंकर था बिंग ड्वेन ड्वेन, और पैरालंपिक का था श्वेन रॉन रॉन। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हुआ पंचकुला हरियाणा में, जिसको हरियाणा ने जीता, उसका शुभंकर धाकड़ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ बेंगलुरु में, जिसमें टॉप पे रही थी जैन यूनिवर्सिटी, जो बेंगलुरु की है। और इस गेम्स का शुभंकर क्या था? वीरा। अभी 44वें शतरंज ओलंपियाड ये भारत में होंगे पहली बार, चेन्नई में, इसका शुभंकर थम्बी है। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा यूपी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा आपको ध्यान रखना।
तो अभी 16 जुलाई की बात है, 16 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। कहां से? उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई तहसील के केथरी गांव से इस एक्सप्रेस वे का उन्होंने उद्घाटन किया, जिसकी लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर है। ये 4 लेन एक्सप्रेस वे है। आगे इसे भविष्य में 6 लेन भी किया जा सकेगा। बनाने की लागत कितनी आती है? 14,850 करोड़ रुपए। और ये कहां से कहां तक बनाए? तो चित्रकूट जिले के गोंडा गांव से लेके इटावा जिले के कुदरेल गांव तक। और इसका उद्घाटन कहां से किया? उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के केथरी गांव से, और जिसकी लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर। आप मुझे बताओ, रोपवे सिस्टम को सार्वजनिक परिवहन में शामिल करने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा वाराणसी। और भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे जो कि है द्वारका एक्सप्रेस वे, जिसकी लंबाई है 29 किलोमीटर, ये कहां से कहां बना है? दिल्ली और हरियाणा के बीच में। आप जानते हो गंगा एक्सप्रेस वे ये कहां से कहां तक बनेगा? मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर है। तो ये भी सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा बाबर आजम। तो पाकिस्तानी कप्तान है बाबर आजम, जिन्होंने अभी श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन का आंकड़ा पार कर लिया। इन्होंने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब वे इस मुकाम पर पहुंचने वाले सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने के लिए 228 पारियां खेली, जबकि विराट कोहली ने 232 पारियां खेली थी। वैसे पूरे विश्व में अगर बात करते तो सबसे तेज 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? वेस्ट इंडीज के पूर्व बल्लेबाज वेव रिचर्ड्स 206 पारियों में 10,000 रन बनाए थे उन्होंने। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? एशियाई बल्लेबाज 10,000, सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज, तो आंसर है बाबर आजम। आपको याद है अभी 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने थे? मोहम्मद शमी। अभी आपको याद है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, जिसमें पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया। बताओ उसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। और इसका वेन्यू क्या है, कहां पर होंगे ये? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम यूके में। अच्छा, एक नाम आपको और याद रखना है, भगवानी देवी का नाम। अभी फिनलैंड में जो वर्ल्ड मास्टर्स एथलीट्स चैंपियनशिप हुई थी उसमें 94 की उम्र में किसने गोल्ड जीता था? भगवानी देवी ने। किस इवेंट में? 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। तो गाइस ये लीजिए, इसी क्वेश्चन के साथ आपका जून महीने का तीसरे वाले हफ्ते का पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। क्विज जरूर से लगा लेना, टेस्ट लगा लेना, अपना खुद से एनालिसिस जरूर करना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। और मेहनत अच्छी लगी, सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इस सेशन को शेयर जरूर करना। थैंक यू।